बागवान साथियों नमस्कार। जैसा कि पिछले कल हमने एक लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश की थी कि बगीचे में माइट की दस्तक हो चुकी है और इतनी जल्दी आना एक हमारे लिए भी शॉकिंग न्यूज थी कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो हमने नौणी यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ से संपर्क किया। मैंने डॉक्टर उषा जो हमारे केवी के रोडू के प्रमुख है और दूसरे डॉक्टर संगीता शर्मा जी जो एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट से मशोबरा में कार्यरत है, तो उसके साथ साथ मैंने एडीआर मशोबरा डॉक्टर दिनेश ठाकुर जी से भी संपर्क किया। तो इमीडिएट उस पर कार्रवाई करते हुए इन्होंने आज ही के आज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों की विजिट बगीचे में करवाई। ये हमारे लिए भी एक अच्छी खबर है या हम अप्रिशिएट करते हैं यूनिवर्सिटी के इस कार्य को कि एक बुलावे पर वो हमारे बीच फार्मर के बीच आए। इसके साथ साथ दूसरा जो सैंपल हमने देखा था कि नकराड़ी पंचायत का, वहां भी इसके बाद विशेषज्ञों की टीम जाएगी और हम यूनिवर्सिटी का तहे दिल से धन्यवाद करते कि उन लोगों ने इमीडिएट ये सारी चीजें इतनी जल्दी पॉसिबल होती नहीं है फिर भी करी। तो मैं चाहूंगा कि भाई जो माइट है उसके क्या सिम्टम थे, कौन सी माइट थी या आगे क्या होगा, कैसे हम उसकी तैयारी करें, उसके लिए मैं विशेषज्ञ से बात करना चाहूंगा। तो मैं डॉक्टर संगीता जी से चाहूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार बागवान भाइयों, धन्यवाद पांचटा जी। जैसा कि हमें पिछले 2 दिनों पांचटा जी के माध्यम से कुछ वीडियो और कुछ फोटोग्राफ्स मिले, तो उसको देखते हुए हमें पता चला कि यहाँ पे माइट का अटैक हो गया है। इसलिए हम आज यहाँ चरणू विलेज में पहुंचे हैं। तो हमने जब बगीचे में विजिट किया तो हमने एप्पल के प्लांट्स भी देखे, प्लम के देखे और पियर के देखे कि किस क्रॉप पे इसका ज़्यादा अटैक है। जब हमने नज़दीक से देखा तो हमने पाया कि रेड कलर की माइट बगीचे में प्लम और पियर पे अटैक कर रही थी। अभी इसका अटैक एप्पल पे बहुत ही कम मिला है, 1-2 पेड़ों में ही। जब हमने इसका सर्वेक्षण किया तो उसमें हमने देखा कि ये 2 स्पॉटेड माइट है और 2 स्पॉटेड माइट अभी लाल रंग की है, क्योंकि ये सर्दियां जो है लाल रंग के रूप में एडल्ट फॉर्म में ही बिताती है। जबकि मैं थोड़ा सा बागवान भाइयों को इसके बारे में बताना चाहूंगी कि जो 2 स्पॉटेड माइट है वो यूरोपियन रेड माइट से अलग होती है। जैसे कि यूरोपियन रेड माइट जो है वो ओवरविंटरिंग एग के फॉर्म में करती है, जबकि 2 स्पॉटेड माइट फर्टिलाइज फीमेल के रूप में आपके जो प्लांट्स हैं उनकी दरारों में, कटे फटे भागों में या जो बेसिन एरिया है उसमें छुप के सर्दियां बिताती है। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आती है और टेम्परेचर थोड़ा सा राइज होता है तो ये एडल्ट फॉर्म में निकल के जो छोटी नई नई कॉम्प्लेन आती है उसमें सेटल हो जाती है। और इसका ज्यादातर जो पसंदीदा जगह होती है वो पत्ते की निचली सतह पे होती है, वहीं से ये रस चूसती है और इसके जो सिम्टम है वो पत्ते की ऊपरी सतह पे भी आते हैं। जैसे कि आज हमने यहाँ देखा कि ये प्लम में और पियर में अटैक करती हुई पाएगी। प्लम में इसका बहुत ज्यादा अटैक देखा गया, जिसमें कि जो पत्ते हैं उसकी क्लोरोफिल ये ऊपरली सतह से भी चाट चुकी है और उसमें उसके सिम्टम से दिखने शुरू हो गए हैं। जब हमने नजदीक से देखा तो इसने जाले बनाए हुए थे। और ये कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस है 2 स्पॉटेड माइट और यूरोपियन रेड माइट में यही है कि जो 2 स्पॉटेड माइट है वो जाला बनाती है, जबकि जो यूरोपियन रेड माइट है वो जाला नहीं बनाती। और जो यूरोपियन रेड माइट है उसके अभी अंडे पिंक बर्ड स्टेज से फूटने शुरू हुए हैं और वो अभी टाइम लेंगे एडल्ट फॉर्मेशन में। तो ये जो हमने यहाँ माइट पाई ये एक्चुअल में 2 स्पॉटेड माइट है और धीरे धीरे जैसा कि इसका नाम है 2 स्पॉटेड माइट, तो इसके जो पीठ है इसके ऊपर 2 धब्बे दिखने शुरू हो जाएंगे। जो इसका फूड रिजर्व होता है वो तब बनेगा जब ये धीरे धीरे आपके रस चूसना शुरू करेगी और फिर इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। फिर ये लाल रंग से आपके पीले या हरे रंग की सी दिखाई देने लगेगी। जबकि अगर हम अटैक की बात करें तो 2 स्पॉटेड माइट और यूरोपियन रेड माइट का जो अटैक है वो एक जैसा ही होता है, दोनों ही पत्ते से रस चूस के डैमेज करती है। और मैं इसका जो 2 स्पॉटेड माइट जो कि एक नया पेस्ट आउटब्रेक हम कह सकते हैं, ये पहले भी होता था पर इस जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ है तो ये थोड़ा अर्ली जो है इस बार देखा गया है। वो इसका रीजन ये है कि इस समय तापमान ज्यादा है और शुष्क मौसम चल रहा है, जो कि 2 स्पॉटेड माइट के फैलने का सबसे कंजीनियल कंडीशन जिसको हम बोल सकते हैं कि
पसंदीदा इस समय क्लाइमेट बना हुआ है। और जो 2 स्पॉटेड माइट है, इसको हम थोड़ा हार्डी भी बोलते हैं। यूरोपियन रेड माइट थोड़ी सेंसिटिव है। इसका जो टेम्परेचर रेंज है जिसमें ये रहती है, तो ये कम से कम टेम्परेचर जैसे 4 डिग्री से लेकर ये मैक्सिमम 40-40 डिग्री जो प्लेन्स में माइट होती है, वही वाली ये माइट है जो हमारे पॉली हाउस वगैरह में भी आती है। और ये जाला बना के हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि आप वो कार्नेशन लगाते हैं या आप बीन लगाते हैं, तो उसमें भी इस माइट का बहुत अटैक आता है। अब ये धीरे धीरे हमारे बगीचों में भी आनी शुरू हो गई है। और ये जो माइट है, जैसे कि हमने यहाँ देखा, इसमें बैलूनिंग की है। बैलूनिंग का मतलब होता है जब ये सारी की सारा पूरा का पूरा माइट का जो मास है एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है, जिसमें कि हर एज ग्रुप की माइट होगी। उसमें आपके निम्फल स्टेजेस भी है, एडल्ट भी, वो सारा एक मास टॉप में आ जाता है। और ये इसलिए टॉप पे आता है कि उसने वहां से स्प्रेड होना होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जाला बनाती है, तो ये उन जालों के ही सारे से इधर से उधर दूसरे प्लांट में जाती है। या अगर तेज हवा चलेगी तो ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे भी चली जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन इतनी ज्यादा क्यों हुई। इसका रीजन है कि जब ये सर्दियों में इसने ओवर विंटरिंग की, तो ये जो पेड़ है उसके जहाँ आपके दरारें पड़ी होती है पेड़ में, उसमें छुप के ये सर्दियां बिताती है। या जो आपके खरपतवार है, अगर आपने बगीचों का सही रख रखाव नहीं किया, तो ये उसमें छुप के अपनी पूरी सर्दियां बिताती रहती है। इस स्थिति में जो फीमेल माइट है वो कुछ नहीं खाती और ना इसकी जनरेशन चलती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा और इसको फूड मिला, ये एकदम वहां जाके पेड़ों में ऊपर चढ़ेगी और वहां जाकर सेटल हो जाएगी और अपनी जनरेशन चलानी शुरू करेगी। अगर इसी तरह से शुष्क मौसम चलता रहा तो ये जल्दी से जल्दी अपनी जनरेशन कंप्लीट कर लेगी। वैसे अगर हम एवरेज में देखें तो ये 10 से 12 जनरेशन एक साल में पूरी करती है। अगर टेम्परेचर हाई चलता है, मान लो अगर 28-29 डिग्री तक जाता है, तो इसका लाइफ साइकिल और छोटा हो जाता है, जिसमें कि ये 2 हफ्ते से लेकर कई बार अगर बहुत ज्यादा जैसे प्लेन्स में 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है, तो ये कई बार 1 हफ्ते में भी अपना साइकिल पूरा कर लेती है। तो इस तरह से ये जो है अपना पूरे का पूरा पत्ता अगर हम ध्यान से देखें तो पूरे के पूरे पत्ते में इस समय एडल्ट और एग दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि अब हमने इसमें देखा कि इस टाइम फ्लावरिंग भी हुई है और फुल ब्लूम चल रहा है। तो इस समय हमारी जो रिकमेंडेशन थी वो ग्रीन टिप स्टेज की थी, जो हम हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल का स्प्रे करते थे। पर हमने पाया कि कुछ प्रैक्टिसेस भी गलत कर रहे हैं फार्मर, जिसकी वजह से इसका अटैक इस बार देखा गया। एक तो ये है कि आपने जो भी कोई पत्ते गिरे हैं या कोई भी आपने बेसिन एरिया उसको साफ रखना है। और जब आप पेड़ में स्प्रे करते हैं तो एक प्रैक्टिस बना ले, जहां जहां माइट की हिस्ट्री है, कि आपने बेसिन एरिया में भी HMO है चाहे आपका माइटीसाइड है उसका स्प्रे करना है, ताकि जो छुपे हुए माइट है वो आपके पेड़ों में ऊपर ना चढ़ पाए। ये आपके कुछ एक कल्चर प्रैक्टिसेस है जो आपने अपनानी है। दूसरा, जो हम डोरमेंट ऑयल का स्प्रे करते हैं, वैसे हमारे जो डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्सिटी का स्प्रे शेड्यूल है उसमें इस तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो हम ग्रीन टिप स्टेज पे रिकमेंडेशन देते हैं, चाहे वो यूरोपियन रेड माइट है चाहे 2 स्पॉटेड माइट है, क्योंकि उस समय जो यूरोपियन रेड माइट है उसके अंडे फूटने शुरू होते हैं और जो ये 2 स्पॉटेड माइट है इसके एडल्ट एक्टिव होने शुरू होते हैं, मतलब अगली जनरेशन के लिए वो एग देने शुरू करते हैं। तो वो वाली स्टेज आपकी सबसे राइट स्टेज रहेगी। क्योंकि अगर हम इस समय कोई भी रिकमेंडेशन देते हैं तो जो जितने आपने देखा होगा अभी सिर्फिड फ्लाई है, तितलियां आ रही है, या आपके मधुमक्खियां हैं, पॉलिनेटर है या प्रीडेटर है, या प्रीडेटरी माइट भी निकलनी शुरू हो जाती है। जब जैसे ही आपकी ये हानिकारक माइट आती है तो वो बड़े उसके लिए बड़ा हार्मफुल रहेगा अगर हम इस समय कोई स्प्रे करते हैं। तो इस समय जो हम कोई भी रिकमेंडेशन हमारी है नहीं। अगर पेटल फॉल स्टेज के बाद ही, वैसे तो हम जो हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल की रिकमेंडेशन है वो भी हमारी फ्रूट डेवलपमेंट से है, जब मटर के आकार से वॉलनट साइज स्टेज तक, तब हम इसकी कंसंट्रेशन जो 1% कर देते हैं। इस समय मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे ये आपकी 2 स्पॉटेड माइट है, अगर शुष्क मौसम रहता है तब ये फैलती है, परंतु अगर मॉइस्चर आपकी फील्ड में है या प्लांट आपका स्ट्रेस में नहीं है तो इसकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं फैलती। या तो आप फिर ये कर सकते हैं कि मैं इस समय कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं देना चाहती, कि सिर्फ अगर मॉइस्चर बनाना है तो थोड़ा बागवान भाई वहाँ
पानी की स्प्रे दे सकते हैं, ताकि जो पत्ते पे अगर मॉइस्चर रहेगा तो ये सेटल नहीं हो पाएगी, और यदि बारिश आती है तो इसकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्योंकि अगर इस समय किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे बताया जाता है तो वो आपके बगीचे के लिए हानिकारक ही रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जहाँ पर हमारे बगीचे में थे तो वो प्लम्स के कटे भाग पे था, हुआ क्या जी, जैसे हमने उसको कट डाउन किया, उसके नीचे की जो पत्तियां थी ना वो कलेक्ट नहीं हुई और वहां पर उसका हाउस बन गया, वहां पर वो मल्टीप्लाई हुई। मगर अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि फार्मर अभी ना करे तो कितने समय तक वो स्टे कर सकते हैं, मतलब अर्ली पेटल फॉल पे क्या एक्रीसाइड या माइटीसाइड पे जा सकते हैं, और कौन सा माइटीसाइड हम कर सकते हैं इसके लिए? जैसे कि हमने कुछ एक ट्रायल लगाए जिसमें हमने सेफ्टी देखी प्रीडेटरी माइट या जो इंसेक्ट प्रीडेटर्स थे उसके लिए, तो हमने उसमें पाया कि यहाँ तक कि कुछ एक फंजीसाइड जो है वो भी काफी हार्मफुल है, जो हमारे मित्र कीट है या मित्र माइट है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो मैंकोजेब वगैरह जो काफी टॉक्सिक पाया गया। अगर हम कैरीसाइड की बात करते हैं माइट नाशकों की, तो उसमें हमने देखा कि मेडन थोड़ा काफी हद तक सेफ है, या हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल तो काफी हम जिसको बोलते हैं इको फ्रेंडली है। मैं ये भी नहीं बोलती कि बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, पर लो है, मतलब लो है तो हम इनको सेफ मानते हैं। अगर जैसे कि इस बार कंडीशन आई है, ऐसी पहले नहीं आई पिछले वर्षों में, तो हम मेडन की तरफ जा सकते हैं। जैसे पेटल फॉल होती है तो उस समय हम उसकी दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक स्प्रे शेड्यूल में इस तरह का हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं, पर ये प्रीडेटर्स और पॉलिनेटर के लिए थोड़ा सेफ है। तो जो अभी की स्थिति है कि ये अडल्ट निकल चुके हैं, उसके लिए क्या मेडन काम करेगा या एचएमओ काम करेगा? एचएमओ वैसे तो जो इतनी पॉपुलेशन में एचएमओ जो है वो 10 दिन तक ही काम कर पाते हैं, तो ये आपका 10 दिन तो निकाल देगा, 10-12 दिन। परंतु जब पॉपुलेशन इतनी हाई हो जाती है जैसा कि हमने देखा, तो कई बार एचएमओ भी काम नहीं करता, तो हमको फिर कैरीसाइड की तरफ जाना पड़ता है। तो अगर हम कंपेरेटिवली, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जो आपका मेडन है वो थोड़ा सेफ रहेगा। और यहाँ पर डॉक्टर साहब एक भी देखने वाली बात है कि जैसे एक्रीसाइड की बात आती है तो यूनिवर्सिटी के शेड्यूल की ओर जाके तो लोग प्रॉपर जाइड की ओर भी जाते हैं, तो उससे ये देखा गया कि कुछ समय में अगर अर्ली स्टेज पे हम कर रहे हैं तो उससे पीयर बर्न हो रही है, तो क्या सेकंड क्या ऑप्शन रहेगा फार्मर के पास? वो माइट पांचेज इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि वो एग ओविसाइडल इफेक्ट है उसके, तो वो एग को हैच नहीं होने देता है। जैसे हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तो हमारे पास तो चाहे पॉली हाउस है चाहे फील्ड है, वो माइट का काफी अच्छे रिजल्ट है। हमें कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि फार्मर कुछ उसमें मिक्स कर देते हैं, विदाउट मिक्सिंग भी आ रही है प्रॉब्लम बहुत सारे फार्मर। वैसे तो जो ओमाइट है उसमें सिम्बा है, वो सारे रिएक्ट कर रहे हैं, सारे रिएक्ट कर रहे हैं। तो उसके अलावा एक सीज माइट आ रहा है, कुनौची बड़ा अच्छा है, जो हमारी सबसे पहली रिकमेंडेशन आएगी फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज की, तो कुनौची के भी हमारे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए, तो फार्मर उसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपका धन्यवाद भी करना चाहते हैं, और साथ ही साथ हमने नेक्स्ट जगह पे भी अभी जाना है, तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारे, क्योंकि हम रोडू क्षेत्र से संबंध रखते हैं और हमारे केवी के रोडू के प्रमुख हमारे साथ है डॉक्टर उषा जी, दो शब्द आप भी कहेंगे तो? देखिए, जैसे कि अभी पांचा जी और संगीता, डॉक्टर संगीता की बातचीत हुई है, तो आपने पाया कि यहाँ पे जो है आजकल माइट का काफी ज्यादा प्रकोप बढ़ा है, और मैं तो यही सजेस्ट करूंगी जितना इको फ्रेंडली अप्रोचेज आप अडॉप्ट कर सकते हैं उस तरफ आप जाएं, क्योंकि जितना हम ज्यादा अगर पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो उससे एक तो हमारे जितने भी प्रीडेटरी हैं, प्रीडेटरी माइट्स की बात करते हैं या प्रीडेटर्स की बात करते हैं, पॉलिनेटर्स की बात करते हैं, तो सारे उनको हार्म पहुंचता है। तो जैसे डॉक्टर संगीता ने सजेस्ट किया कि आप जब तक आप अवॉइड कर सकते हैं कि कैरीसाइड्स को अवॉइड कर सकते हैं तब तक उसको अवॉइड करें। तो शुरू में आप जो है ऑयल की तरफ जाएं, तो ये मेरे को लगता है कि काफी अच्छी अप्रोच रहेगी इसको मैनेज करने के लिए। इसी तरह से हम बाकी भी बात करते हैं, अगर हम बीमारियों की भी बात करते हैं, तो बीमारियों के लिए भी जितना कम से कम जो एक शेड्यूल्ड जो हमारी यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आप मैनेज करते हैं डिजीजेस को, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम और अच्छे और टाइम स्टेजेस पकड़ के, जो अगर आप स्टेज जो एक पर्टिकुलर स्टेज, जैसे क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा मार्सोलिना की काफी ज्यादा प्रॉब्लम रही, प्रीमेच्योर लीफ फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही, तो रीजन उसमें भी यही था कि एक तो जहां क्रॉप कम थी लोगों ने अवॉइड किया, और जहां पे क्रॉप एक्सेस थी तो वहां पे मिक्सिंग बहुत ज्यादा हुई। तो हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, अगर आपके पास इस बार फ्रूट सेट कम है
तो उसके बावजूद भी अगर हमारा फेवरेबल हमारा जो है मॉइस्चर ज्यादा रहता है प्रीमेच्योर लीफ फॉल के लिए, जो कि बड़ा कंजीनियल कंडीशंस रहती हैं, तो उस स्टेज में आप लोग जो है फिर भी आप जो रिकमेंडेड जो शेड्यूल है फंजीसाइड्स हैं, तो उसको आप स्प्रे जरूर करें और मिक्सिंग आप कम से कम करें। और इंसेक्टिसाइड्स की तरफ जैसे कि बार बार कहा जाता है कि इंसेक्टिसाइड कम से कम आप करें, तो अच्छा जो हमारा एक मैनेजमेंट है एप्पल में डिजीजेस के लिए भी और इंसेक्ट्स के लिए भी काफी अच्छा रहेगा, जिससे कि हम अच्छा क्वालिटी फ्रूट भी ले पाएंगे और हमारी डिजीज भी हम मैनेज कर पाएंगे और इंसेक्ट्स को भी हम मैनेज कर पाएंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब हम भी देख रहे हैं कि पिछले 4 साल से मैं भी इंसेक्टिसाइड को अवॉइड कर रहा हूँ, इवन माइटिसाइड भी हम नहीं कर रहे और नेचुरली वो कंट्रोल हो रही है। इस साल की परिस्थितियां थोड़ी सी अनुकूल है, कोशिश तो हम भी यही करेंगे और फार्मर से भी हम यही प्रैक्टिस करा रहे हैं कि इंसेक्टिसाइड ना करें। और तभी शायद आज आप लोग यहाँ बुलाए गए कि हमारे पास ऑप्शन था कि डायरेक्ट हम उस पे जाए, कैसे कंट्रोल करें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। और बागवान साथियों, मैं आपसे अपील भी करूंगा कि अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम दिख रहे हैं, अपने पत्तियां लेके आप नजदीकी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या केवीकेज में या यूनिवर्सिटीज में जरूर अपने सैंपल भेजें। बिना चेक किए कुछ भी ना डालें, खास तौर पर इंसेक्टिसाइड और एक्टिसाइड, क्योंकि जितनी ज्यादा आप इंसेक्टिसाइड एक्टिसाइड करेंगे उतनी ज्यादा डिजीज आपकी ज्यादा आएगी। आप सोचेंगे कि अभी कंट्रोल हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमने हर चीज करके देख ली। तो मैं आप लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूं डॉक्टर साहब। और मैं इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय प्रोफेसर राजेश्वर चंदेल जी का भी धन्यवाद करूंगा, डायरेक्टर सर्च का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जब भी ऐसी कोई एक्टिविटी होती है वो हर वक्त कोऑपरेट करते हैं हमें और फार्मर के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और हमारे के साइंटिस्ट वगैरह की हम क्या ही बात करें, क्योंकि हमेशा ये रेडी रहते हैं, चाहे मशोबरा की बात कीजिए, चाहे रोडू की बात कीजिए या अन्य केवीकेज की। तो इन्हीं शब्दों के साथ में बागवान साथियों, इनका फिर से अंत में धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद।